प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन हम लोग बात करेंगे और ये रिकॉर्डेड सेशन आप देख पाएंगे। ये सेशन रिकॉर्डेड इसलिए करा रहा हूं तो क्योंकि मुझे बार बार स्टूडियो के चक्कर ना काटने पड़े। तो ये सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस का आंसर राइटिंग। सारी दुनिया में पूरी दुनिया पीटी पढ़ाती है, मैं मेंस पढ़ाऊंगा। और अभी हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे गलती मुझसे ये हुई है, वो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था हाउ टू राइट अ गुड आंसर, बट अभी जो मेरे पास है वो मेंस आंसर राइटिंग सेशन 1 है। तो पहले आज 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। अगला वीडियो जो मैं बना दूंगा वो वही बना दूंगा कि कैसे अच्छा उत्तर लिखें। हालांकि हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे उसमें, बट थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत डिटेल में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्न का आंसर राइटिंग क्या है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग जो है आंसर्स को भी लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी की बात करते हैं। आओ गांधी पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि इट वाज द फर्म बिलीफ ऑफ गांधी जी दैट इट वाज अ फर्म बिलीफ ऑफ महात्मा गांधी गांधी that that in the peaceful struggle of Swaraj, in the peaceful struggle of Swaraj, in the peaceful struggle of Swaraj, the women of India can, women of India can outdistance, outdistance men by a mile, men by a mile। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा सवाल होता है क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को ठीक से समझना। अगर ठीक से क्वेश्चन समझ लिया आपने तो सवाल का जवाब कर पाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो सवाल का जवाब नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा सवाल को। प्रश्न थोड़ा सा जानबूझ करके मैंने टफ सवाल लिया है ताकि आपको मैं सिखा पाऊं कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा तोप नहीं है। आप प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। हाँ, दरअसल हमारे यहां समाज पुरुषवादी था तो सारे जो बने ना कहावतें वो पुरुषों के लिए बने। मेन अ पर्सन परफेक्ट, मे बी मेल मे बी फीमेल। कोई भी प्रैक्टिस करेगा वो जीतेगा। इस दुनिया में हारा वो है जो लड़ा नहीं, जो लड़ा है वो कभी हारा नहीं। ठीक, आइए देखा जाए। देखो सीधा सा प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था, यह दृढ़ विश्वास था कि, महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति में, स्वराज्य की प्राप्ति में, शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति में महिलाएं पुरुषों से कोसों आगे थीं। महिलाएं, भारत की महिलाएं, भारत की महिलाएं पुरुषों से
कोसों आगे थी। भारत की महिलाएं पुरुषों से कोसों आगे थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो आइए समझते क्वेश्चन क्या। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, इट वॉज अ फर्म बिलीफ of Gandhiji that in the peaceful struggle of Swaraj, the women of India can outdistance men by a meal. महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य की लड़ाई लड़ी जाएगी तो महिलाएं पुरुषों से कोसों आगे निकल जाएंगी, महिलाएं पुरुषों से बहुत मीलों आगे निकल जाएंगी, मीलों दूर निकल जाएंगी। आइए बात किया जाए इसमें, आइए इसकी चर्चा की जाए कि इस प्रश्न में लिखना क्या है, या चर्चा की जाए कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। देखो यार, सबसे पहला काम है आंसर लिखने में आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले प्रश्न को पहचानिए। बहुत जरूरी है प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पहचानना कि प्रश्न क्या है, क्या रहा है, क्या है प्रश्न की रिक्वायरमेंट या प्रश्न की प्रकृति कैसी है। तो देखो, प्रश्न दो तरह के होगा, या तो कॉन्सेप्चुअल या तो फैक्चुअल, या तो कॉन्सेप्चुअल होगा या तो फैक्चुअल होगा, या दोनों का कॉम्बो होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी घटना का रीजन पूछा है तो फैक्चुअल है ना यार, रीजन तो फिक्स होगा, फैक्चुअल है। परिणाम पूछा है, प्रभाव पूछा है तो कॉन्सेप्चुअल है। क्यों? प्रभाव तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, परिणाम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। जैसे 1857 के क्रांति की बात करें अगर हम, तो 1857 की क्रांति में जो परिणाम होगा वो परिणाम कैसा होगा, तो परिणाम पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी होगा। वो परिणाम शॉर्ट टर्म में आपको बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके परिणाम ज्यादा बड़े पैमाने पर हमें दिखाई पड़े। तो सवाल को पहले पहचानिए। पहले क्या है? प्रश्न की पहचान। प्रश्न की पहचान का मतलब होता है कि प्रश्न में यह जान लेना है कि प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, वो फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, प्रश्न कैसा है, फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल? फैक्चुअल होगा तो बुलेट वाइज लिखा जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा कैसे लिखा जाएगा? बुलेट वाइज। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ। कैसे लिखा जाएगा? छोटे छोटे पैराग्राफ्स वाइज लिखा जाएगा। तो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को, प्रश्न को पहचानना है। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दो तरीके से प्रश्न को पहचानना है। फैक्चुअल होगा तो बुलेट वाइज लिखेंगे, कॉन्सेप्चुअल होगा तो छोटे छोटे पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। बुलेट वाइज का मतलब है कि एक बुलेट 1.5 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और छोटे पैराग्राफ का मतलब है कि एक पैराग्राफ 3.5 लाइन से ज्यादा, या बहुत ज्यादा 4.5 लाइन। ये नहीं 8 लाइन का पैराग्राफ कौन पढ़ेगा बैठ के यार? 8 लाइन का पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? और तुम्हारी जो कॉपी चेक करेगा ना, वो मेरी तरह 24 साल का नहीं होगा। हाँ, वो 64-74 ईयर का होगा, रिटायर्ड प्रोफेसर्स। आपको लगता है कि उनके उस
पुराने चश्मे से आप उनको नया इतिहास पढ़ा पाएंगे? नहीं। उनको पढ़ाइए मत, उनको दिखाइए। जितना आसान उनको लगेगा आपका कॉपी में, जितना इजीली उनको समझ में आ जाएगा, उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या कीजिए, प्रश्न की पहचान कीजिए। फैक्चुअल, बुलेट वाइज, कॉन्सेप्चुअल, स्मॉल पैराग्राफ वाइज। फिर समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, क्या पूछा है और किस सीक्वेंस में पूछा है, क्या पूछा है और किस सीक्वेंस में पूछा है। अमूमन यहां पे लोग 753 रूल कहते हैं, 753। हालांकि मैं इस रूल में बड़ा बिलीव नहीं करता, बड़ा पुराना नियम है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग को पढ़ाया गया था यह नियम। अब हमारे मेंस के टाइम पे कि 753 का रूल होता है, यानी एक उत्तर 7 मिनट में लिखो, उसमें कीवर्ड्स को 5 तरह से कम 5 पॉइंट में इलाबोरेट करो और कम से कम प्रश्न को 3 डायमेंशन में तोड़ करके लिखो, या उसके 3 डायमेंशंस को क्या करो, रिवील करो। ऐसा हमें बताया गया। बट अभी बहुत मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। देखो हर जगह ना क्वेश्चन का नेचर अलग अलग है, तो 7 मिनट में नहीं। जैसे बिहार 38 नंबर का सवाल पूछता है, 6 साढ़े 6 पेज लिखना पड़ेगा, तो 7 मिनट में क्या ब्रह्मा लिखने आएंगे यहां? नहीं, यू हैव टू टेक हाफ एन आवर। लीजिए 30-32 मिनट लगाइए वहां पे, तो वहां ये नियम काम नहीं करता है। यूपी पीसीएस में भी 7 मिनट में सवाल नहीं कर पाओगे। यूपीएससी के केवल 10 नंबर वाले जो सवाल, जो छोटे सवाल हैं, वो आप 7 मिनट में कर पाएंगे। बड़े सवाल के लगभग आपको 9 मिनट से 10 मिनट तक लगना पड़ेगा। ठीक। दूसरा क्या है, आउटलाइन। आपको डिमांड पता होना चाहिए, और आउटलाइन यानी उसके इंट्रोडक्शन में क्या बात करोगे, उसके मेन बॉडी में क्या बात करोगे, और उसका कंक्लूजन कैसा लिखोगे, यह है आउटलाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि उसके इंट्रोडक्शन में हमें ये 2 बातों पे फोकस करना है, मेन बॉडी में ये 4 बातें डिस्कस करनी है, और कंक्लूजन ये लिखना। ये आपको पहले रफ पे एक्सरसाइज करना होगा। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं, सर हम शुरू नहीं कर पाते हैं, सर आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं, सर शुरुआत नहीं हो पा रही। अरे शुरुआत तो तब होगा जब पेन पकड़ेगा हाथ में यार। और सुनो, जिसको लगता है ना कि शुरुआत नहीं हो रही, उससे एक बात कहता हूं, चुपचाप धीरे से एक बढ़िया सा प्रेम पत्र लिखो, अपनी भावनाओं को कागज पर लिखना सीखो। ठीक है, अगर एक शानदार प्रेम पत्र लिख लिया तो मैं एक अच्छा आंसर भी लिख लोगे। मैं सच कह रहा हूं यार, कोई भी बच्चा ना मां के पेट से सीख के नहीं आता लिखना। एक छोटा सा प्रेम पत्र लिखो, अपने जहन की बातों को, अपने दिल की बातों को, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को कागज पर उतारना सीखो। जिस दिन वो सीख गए ना, उस दिन आंसर लिख लोगे। ठीक, ये मत कहना सर लव लेटर तो बहुत लिखे हैं। लव लेटर जिसने लिखा है, हालांकि अब तो जमाना नहीं है लव लेटर का, कि जिसने लव लेटर लिखा है उसका मेंस अच्छा है। और सुनो, मेरा मेंस बहुत अच्छा था। हाँ, मेंस में मेरा कमांड आज भी बहुत अच्छा है, और जब मैं पढ़ रहा था ना, तभी मेरा मेंस पे कमांड बड़ा अच्छा था। आगे आप समझ जाइएगा, ठीक है, बट उतना ही समझिए जितना से आपको काम चल जाए, ज्यादा मत समझिएगा। आइए, अब प्रश्न की पहचान करेंगे हम, फिर प्रश्न की डिमांड की बात करेंगे हम, और फिर प्रश्न के फॉर्मेशन की बात करेंगे हम। आइए देखा जाए प्रश्न की डिमांड क्या है, या प्रश्न का नेचर क्या है। जरा इस प्रश्न को पढ़ करके बताओ कि क्या यह प्रश्न फैक्चुअल है या प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है। यह प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को बड़ा भरोसा था कि अगर महिलाओं को आजादी की लड़ाई में उतारा जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेहतर काम करेंगी। यह गांधी का भरोसा है। ये किसका भरोसा है? ये गांधी का भरोसा है कि महिलाएं पुरुषों को पछाड़ करके उनसे कोसों दूर निकल जाएंगी, उनसे कोसों आगे निकल जाएंगी। ये गांधी का जो है कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कितना सही है, तो ये तो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया। ठीक, तो पहला तो कि आप समझ पाए कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। और अगर कॉन्सेप्चुअल है तो स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखे जाएंगे। कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक, तो आपने पहला काम क्या किया, जैसे आपने पहचान लिया कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन,
अब जैसे ही नेचर ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, तो अब दो चीजें मैंडेटरी हो गई, एक अच्छा इंट्रोडक्शन और एक अच्छा कंक्लूजन। फैक्चुअल सवाल में जैसे मॉडर्न जो आजकल आंसर लिखे जा रहे हैं, आजकल जो जमाना है आंसर राइटिंग का, उसमें कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किस प्रश्न में? फैक्चुअल प्रश्न में। अगर फैक्चुअल प्रश्न में आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है तब भी चलेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल में आपने प्रश्न नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा है, तो यह चलने वाला ऐसा है नहीं। बोलो क्लियर है बात? बोलिए क्लियर है? तो पहले क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आप जो है एक काम करेंगे, और वो काम क्या है? तो सबसे पहला काम है आपको बताना होगा कि यह प्रश्न कैसा है, प्रश्न का नेचर कैसा है, फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है। प्रश्न का नेचर बताना होगा ही होगा आपको। तो बता दिया प्रश्न कैसा है, कॉन्सेप्चुअल है। अब क्या जरूरी है? अब इंट्रो भी जरूरी है और कंक्लूजन भी जरूरी है। ठीक? क्या इस प्रश्न में डिमांड समझ में आ रहा है? डिमांड, आइए बात करें कि क्या ये तो समझ में आ गया आपको, डिमांड क्या है इस प्रश्न का। डिमांड समझते हैं। डिमांड समझते हैं। एक बात और, प्रश्न लिख करके जमा करना है। कहां जमा करना है? तो 4 टाइम 9 वाला जो मेरा नंबर है उस नंबर पे जमा कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर क्वेश्चन आंसर कराया जाए, तो मेंटोरशिप वाला आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपकी रेगुलर कॉपी चेक हो पाएंगी। क्योंकि भैया सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध हो जरूरी तो नहीं। अरे पता, और मुफ्त की चीजों की बड़ी वैल्यू नहीं होती भाई। हाँ, मुफ्त की चीजों की बहुत वैल्यू नहीं होती है। और एक बात और, जिनको बहुत सस्ता सस्ता की भी आदत है ना, हर चीज हमें बहुत सस्ता चाहिए, तो सस्ता कोर्स खरीदा है ना आपने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सस्ता सस्ता कोर्स बेच रहे हैं। क्या खरीदा है और क्या पाया है, एक बार इवैल्यूएट कर लीजिएगा। ठीक है? हाँ, हालांकि मैं किसी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बट फिर भी एक बार इवैल्यूएट कीजिएगा। मुझसे कहा जाता था कि इतनी कम फीस में क्या क्या पढ़ाएंगे इनको। हमने कहा फीस बढ़ा लेते, कम फीस क्यों लिए? तो जो लोग सस्ता सस्ता कहते हैं ना, वो उसके चक्कर में रहिएगा मत। हमेशा क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा। सस्ता सस्ता नहीं, क्वालिटी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वालिटी ही मैटर करेगा जीवन में। अब डिमांड समझिए। तो पहला डिमांड है कि आपको कीवर्ड पहचानना होगा। दूसरा पहला डिमांड क्या है? कीवर्ड। तो आइए प्रश्न में कीवर्ड देखिए। प्रश्न कहां गया? यह रहा प्रश्न। इट वॉज फर्म बिलीफ ऑफ महात्मा गांधी। पहला कीवर्ड है महात्मा गांधी। दूसरा कीवर्ड है स्वराज्य, और तीसरा कीवर्ड है पीसफुल स्ट्रगल, और चौथा कीवर्ड है विमेन। विमेन, ये 4 कीवर्ड है। 4 ही कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है? देखो कीवर्ड से क्या होगा, कीवर्ड का फायदा यह होगा कि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। तो कीवर्ड पहचान लिया। पहला कीवर्ड है कौन? महान आत्मा गांधी। दूसरा कीवर्ड कौन था भैया? तो कहा पीसफुल स्वराज्य, पीसफुल स्ट्रगल, पीसफुल स्ट्रगल। तीसरा कीवर्ड क्या है? स्वराज्य। और चौथा कीवर्ड क्या है भैया? वुमेन। अब देखो, ये पहचान लिया, काम तमाम। आधा जंग तुमने जीत लिया, तुम्हारा आंसर तुम लिख पाओगे। अब समझो करना क्या है। देखो यार, सबसे पहला इसमें देखो कि कोई टर्म ऐसा जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्या कोई टर्म ऐसा भी है जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? तो देखते हैं। देखो, महात्मा गांधी हमेशा से सत्य और सत्याग्रह के पक्षधर थे। तो इंट्रोडक्शन में महात्मा गांधी के सत्य और सत्याग्रह को ले आओ, और स्वराज्य और महिला को भी ले आओ। तो ये 4 टर्म से क्या बना दोगे? इंट्रोडक्शन। इन्हीं 4 टर्म पे पूरी कहानी घूमेगी। इन्हीं 4 टर्म को यूज करके क्या बनाओ? इंट्रोडक्शन बनाओ। इंट्रोडक्शन।
ठीक है, टर्म पहचान लिया। अब डिमांड की बात करो। डिमांड क्या है? तो डिमांड है कि बताना है कि महिलाएं अगर सत्याग्रह करेंगी, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगी तो पुरुषों से बहुत आगे और बहुत बेहतर कर लेंगी। लेकिन इसमें एक कीवर्ड ऐसा है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। किसको जरूरत है एक्सप्लेन करने की? स्वराज्य। तो क्या करना? तो इन चार से बनाना पहले इंट्रोडक्शन। आओ अगर मैं दिखाता हूं तुम्हें कि अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना होता इस प्रश्न का, तो मैं इस प्रश्न का क्या इंट्रोडक्शन लिखता। अगर मुझे यह काम मिलता कि आप इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिखिए, तो मैं इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन क्या लिखता? ठीक है, आइए। देखो यार, मैं लिखता इसमें कि महात्मा गांधी वॉज द फॉलोअर ऑफ पीस, ट्रुथ एंड नॉन वॉयलेंस। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो किसकी बात करेंगे? अब हम इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी के, भाई पीसफुल की बात करते हो तो महात्मा गांधी के ट्रुथ एंड नॉन वॉयलेंस, ट्रुथ एंड, ठीक है, या यूं कह ले हम कि हम सत्याग्रह की बात कर देंगे। ठीक है, और महात्मा गांधी का बिलीफ किसमें था? सर्वोदय में बिलीफ था, तभी तो महिलाओं की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी दलितों और महिलाओं के बड़े हितैषी थे, और महात्मा गांधी जो है ये मानते थे कि महिलाएं समाज का टॉर्च बियरर हैं। तो क्या लिख देंगे अब हम लोग? अब हम इसमें बात कर देंगे अगला सर्वोदय का। तो एक लाइन इस पे लगाएंगे या 1.5 लाइन लगाएंगे इस पे, एकदम नपा तुला लिखेंगे। ध्यान देना, अच्छा आंसर खाना बनाने के जैसा होता है। जैसा खाना बनाने में अगर नमक ज्यादा हो जाए तब भी नहीं खाया जाएगा, और नमक कम हो तब भी नहीं खाया जाएगा। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला होगा तब भी नहीं खा पाओगे, और कम होगा तब भी नहीं खा पाओगे। तो बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, एकदम बैलेंस। तो 1.5 लाइन में महात्मा गांधी के सत्य और सत्याग्रह की बात करेंगे। फिर बात करेंगे सर्वोदय की, और सर्वोदय में बात करेंगे हम लोग वुमेन की, लगभग 1.5 लाइन, 1.5 से 2 लाइन, बस खत्म, फिनिश। अब देखो, मैं अगर मुझे तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में महात्मा गांधी के आने से एक नई दशा और दिशा की शुरुआत हुई, और वो नई दशा या नई दिशा सत्याग्रह की दिशा थी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, और साथ ही महात्मा गांधी ने सर्वोदय की बात करते हुए भारत की महिलाओं को समाज का टॉर्च बेरर कहा, भारत की महिलाओं को समाज का शक्ति स्रोत माना है, शक्ति का स्तंभ माना है। महात्मा गांधी स्वराज्य की प्राप्ति के शांतिपूर्ण संघर्ष की रणनीति पर बल देते थे। महात्मा गांधी ने जन आंदोलनों की बात की, लेकिन महात्मा गांधी के जन आंदोलन शांतिपूर्ण थे। हो गया, खत्म खत्म। अब आओ मेन बॉडी पे। अब किस पे आओ? मेन बॉडी पे। देखो यार, मेन बॉडी में ना तुमको 2 काम करना पड़ेगा। एक, तुम्हें बनाना पड़ेगा डायग्राम, बहुत जरूरी है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करना ही करना है, उसके बिना गुजारा नहीं। अब एक टर्म था ना पीछे, स्वराज्य। देखो इस टर्म में देखो, हम लोगों ने ये इस्तेमाल कर लिया, ये इस्तेमाल कर लिया। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? स्वराज्य की बात करेंगे। आओ स्वराज्य की बात करते हैं। अब डायग्राम बनाओ, व्हाट इज स्वराज्य, व्हाट इज स्वराज्य। आप में से मैक्सिमम लोग क्या लिखेंगे कि आजादी ही स्वराज्य है। तुमको कुछ पता ही नहीं है, आजादी स्वराज्य नहीं है यार, सिर्फ राजनीतिक स्वराज्य है वो। आप जिस आजादी की बात करते हैं वो स्वराज्य कैसा है? तो वो स्वराज्य केवल और केवल राजनैतिक स्वराज्य है। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत स्वराज्य की बात की, महात्मा गांधी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक और सांस्कृतिक स्वराज्य की बात की है। तो आइए इस स्वराज्य को देखते हैं। तो व्हाट इज स्वराज्य? ठीक है,
आइए अगले पेज पे देखते हैं स्वराज्य क्या है। अब देखो यार, पहले बनाओ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्वराज्य, व्यक्तिगत, ठीक है। फिर बनाओ सोशल, सामाजिक। फिर बनाओ कल्चरल, सांस्कृतिक। क्या बनाओ? कल्चरल स्वराज्य, सांस्कृतिक। और फिर बनाओ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राजनीतिक। और एक बना लो इकोनॉमिकल, थोड़ा जगह कम पड़ेगा शायद, एक बना लो इकोनॉमिकल। और ये डायग्राम इतना मत छोड़ो, सिर्फ थोड़ा इसे और एक्सप्लेन कर दो यार। अगर इतना भी बना दोगे तब भी बहुत चांदी चांदी है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। मैं तो तुम्हें सिखाने आया हूं, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा उसको और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि सोशल स्वराज्य कैसे आएगा। कि आज हमारे पास स्वराज्य है, आज है हमारे पास आजादी। कैसी बात करते हो, कौन सी आजादी? कल मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं कल लैपटॉप बनवाने गया था और मैं कल अखबार पढ़ रहा था, वही खाली था, थोड़ा पहले आंसर उसे चेक कर दिया दुकान पे ही आपकी क्लास के बाद, और फिर ऐसे अखबार पढ़ने लगा। अखबार मैं अमूमन पढ़ता नहीं हूं, खबर सुनकर दिल दहल जाता है। दहेज के लिए नवविवाहिता को पीट पीट कर मार डाला। अरे शर्म नहीं आती है? किस बात के मर्द हो यार, एक लड़की को दहेज के लिए मार डाला। अरे इससे अच्छा कटोरा लो और भीख मांग लो। दहेज मांगने और भीख मांगने में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर छोड़ो, बल्कि भीख मांगना ज्यादा अच्छा काम है दहेज मांगने से। और दहेज के लिए मार डाला, कैसे लोग हैं हम किस सामाजिक स्वराज्य की बात करते हैं? और क्या पढ़ा हमने? मैं पढ़ा रहा था जयपुर में राजस्थान का एक खबर, और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में मोरलेस ऐसी कंडीशंस हैं। सरकारी विद्यालय के मार्ट साहब ने एक बच्चे को, जो दलित बच्चा था, मटके से, सवर्णों के लिए रखे गए मटके से पानी पीने पर पीट पीट कर मार डाला। मास्टर हैं ये? ऐसे मास्टर होते हैं क्या? ऐसे शिक्षक होते हैं? हुजूर, उस मासूम का गुनाह क्या था? पानी पीना। हालत यही थी कि बड़ी गजब की प्यास लगी थी, मगर मटका सवर्णों का था, पीता तो भी मर जाता, न पीता तो भी मर जाता। यह है हालत समाज की। और आप बात करते हैं स्वराज्य की, यह महात्मा गांधी का स्वराज्य नहीं है, यह भगत सिंह का स्वराज्य नहीं है। इसके लिए महात्मा गांधी और भगत सिंह अपने आप को कुर्बान नहीं किए। यह है हमारा समाज। बड़ी गजब की प्यास लगी थी, मगर मटका सवर्णों का था, पीता तो मार दिया जाता, न पीता तो मर जाता। यह है साहब समाज हमारा, यह है समाज। हमें सामाजिक स्वराज्य कैसे मिलेगा? तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस। सर्वधर्म समभाव की बात करनी होगी, बात करनी होगी कि ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तो पढ़ ले मेरी कुरान, और एक ही थाली में खाए सारा हिंदुस्तान, काश ऐसा हो मेरा हिंदुस्तान। यह है सामाजिक स्वराज्य। तो लिखिए, यहां पर मैं कलर चेंज कर देता हूं। एक बात ध्यान देना है, मैं थोड़ा सा उग्र हो जाता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, समाज पे बड़ा क्रोध आता है। आपको थोड़ा उग्रता कम रखनी है, जोरदार तरीके से प्रेजेंट करना है। मैं इसलिए थोड़ा उग्र होता हूं ताकि मैं आपको उस भावना का एहसास करा सकूं, उस दर्द का एहसास करा सकूं। आपकी कॉपी में दर्द दिखे, उग्रता भी दिखे, बट बैलेंस में दिखे। बहुत ज्यादा रो मत देना, एकदम बह गए कॉपी में, फैल गए कॉपी में, नहीं। और बहुत ज्यादा आग लगाने जैसा भी भाषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उनमें बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, इस बात को समझिए, ठीक। तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी,
और क्या? कास्टिज्म, सीआईएसएम होगा यार। कास्टिज्म, सीआईएसएम। ये सबका एंड करना है, और एंड ऑफ कम्युनल वॉयलेंस। यह है महात्मा गांधी का स्वराज्य, जहां पर छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है, जहां पर जाति पात के लिए कोई जगह नहीं है, जहां पर महिला और पुरुष के बीच विभेद की कोई जगह नहीं। गांधी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते, और जहां पर सांप्रदायिक दंगों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, यह है महात्मा गांधी का सामाजिक स्वराज्य। इंडिविजुअल स्वराज्य क्या होगा? आपका आत्म स्वराज्य क्या होगा? तो गांधी कहते हैं कि स्वराज्य का मतलब यह है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। क्या है? तो यहां लिख लो, सिर्फ एक चीज, कलर फिर चेंज कर देता हूं मैं, ग्रीन 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 कर देता हूं, सेल्फ कंट्रोल। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना यार। कंट्रोल ऑफ व्हाट? योर अनलॉफुल डिजायर्स, अनमोरल डिजायर्स, अनैतिक इच्छाओं पर नियंत्रण स्वराज्य है। थोड़ा सा ऐसा लिखोगे ना तो नंबर मिले, वरना बेटा स्वराज्य आजादी है, स्वराज्य तो हर कोई लिखता है। इतना डिटेल में जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ना, थोड़ा नया तरीके से एक्सप्लेन करो यार। ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुझे तो समझाना है, आपको इससे टाइम लग रहा है, वरना चुटकियों में बनेगा डायग्राम, चुटकियों में। ठीक है, कल्चरल, तो मेंटेन योर कल्चरल आइडेंटिटी। क्या? मेंटेन योर कल्चरल आइडेंटिटी। हाँ, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बना के रखिए, और सांस्कृतिक सौहार्द बना के रखिए। टू अडॉप्ट द ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम द ऑल कल्चर, ऑल रिलीजन, सभी धर्मों से, सभी संस्कृतियों से जो चीजें अच्छी उसको सीखिए। जैसे महात्मा गांधी पाश्चात्य शिक्षा और नारी शिक्षा के बड़े पक्षधर थे। भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई कमियां थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा किस भाषा में? कहा अंग्रेजी में नहीं, कहा किस में सिखाओ? कहा वर्नाक्युलर। आपने पढ़ा होगा वर्धा एजुकेशन प्लान ऑफ गांधी। तो सिर्फ एक शब्द लिख दो, मेंटेन योर कल्चरल आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड कल्चर, प्लस रिस्पेक्ट ऑल कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है बेटा, बहुत छोटा सा डायग्राम बनाना है, वो क्या करेगा? आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिला देगा। हर प्रश्न पे आधे से 1 नंबर छीनना है। अगर वो 10 में से 4.5 दे रहा हो तो मैं 5.5 देके जाए, कम से कम 5 देके जाए। ठीक है, वो छीनना है। पॉलिटिकल स्वराज्य क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब रिक्शे वाले का बेटा भी आईएएस बनेगा और चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा। दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केवल एक आदमी के हाथ में सत्ता नहीं होगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। तो देखो आज हमारे यहां ग्राम पंचायतों के पास भी सत्ता है, और इतनी सत्ता है ग्राम प्रधान के पास कि ग्राम प्रधान कैन समन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द विलेज पंचायत कैन समन द डीजीपी ऑफ स्टेट। समन दे सकता, इतना पावर है। दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉलिटिकल स्वराज। दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉलिटिकल स्वराज। अब बचा है सिर्फ एक इकोनॉमिक स्वराज्य, प्रोडक्शन बाय मासेस। हर आदमी उत्पादन करेगा। कैसे करेगा? हर आदमी क्या बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगा सकता है? बोला नहीं,
बोला कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, आत्मनिर्भर भारत। तो इकोनॉमिक में क्या होगा? प्रोडक्शन बाय मासेस। यार ऐड करो ना यार। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो बोलते हैं वो क्या है? वो है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। यही है गांधी का स्वराज। इतना एक्सप्लेन करने के बाद ना मतलब मजा आ जाएगा यार, मजा, तुम आग लगा दोगे। लेकिन एक्सप्लेन इतना और ऐसे करना, आधी जंग जीत ली तुमने इतने पे। और अब आओ मेन बॉडी के दूसरे पार्ट। स्वराज कर लिया, अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी के सेकंड पार्ट पे। मेन बॉडी का सेकंड पार्ट। अब महात्मा गांधी पूछ रहे हैं कि महिलाओं को अगर मौका मिले और महिलाएं अगर पार्टिसिपेट करें तो पुरुषों से आगे बढ़ जाएं, किसमें? किसमें? तो पुरुषों से आगे बढ़ जाएंगी महिलाएं स्वराज्य की प्राप्ति में। अब इसमें सिर्फ एक बात करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन व्हाट? नॉट इन स्वराज्य, इन पीसफुल स्वराज्य। यानी आप देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, जोश जोश में किसकी बात करते हैं? तो जोश जोश में बच्चे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने पीसफुल स्वराज्य की बात की थी क्या? अरे अनुसुईया बेन पटेल की बात करनी है, कस्तूरबा गांधी की बात करनी है, उन महिलाओं की बात करनी है जिन महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति की पर बल दिया। बात करना है सरोजिनी नायडू का, बात करना है एनी बेसेंट का। बात समझ में आ रहा है? हाँ, सुनीति घोष, कल्पना दत्त और शांति चौधरी की बात नहीं करनी है। क्यों? शांतिपूर्ण। तो अब कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन पीसफुल स्ट्रगल ऑफ स्वराज। अब ये जो आपको लिखना है, ये आपको बुलेट वाइज लिखना है। कैसे लिखना है आपको? बुलेट वाइज। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे आपको विथ एग्जाम्पल बात करना है। अब आप शुरू करेंगे क्या? इवेंट एंड रोल ऑफ वुमेन। तो फटाफट आइए, कौन कौन सा इवेंट? पहला एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट किसकी बात करेंगे? एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1905। किसकी बात करेंगे? वुमेन ऑफ बंगाल। ठीक है। दूसरा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट किसने चलाया था? वुमेन ऑफ बंगाल। फिर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बाय चरखा। तो चरखा की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे तो किसने चलाया था? तो जब आप बात करेंगे प्रोडक्शन की, जब आप बात करेंगे चरखा की, तो चरखा चलाया था महिलाओं ने। किसने चलाया था? चरखा चलाया था महिलाओं ने। तो किसकी बात करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ स्वदेशी गुड्स। इसमें वुमेन का क्या रोल था? ठीक है, चरखा चलाया, बहुत सारे कपड़े बनाए, बहुत सारे जूते बनाए, जो भी बनाया उसको आपको लिखना है। ठीक है। और अब आपको चर्चा करनी है कि और कौन कौन सा एनसीएम, सीडीएम और हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट हो गया था, बट इसमें भी जो उनका पीसफुल रोल है, पीसफुल रोल जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कीजिए विथ एग्जांपल। विथ एग्जांपल, एग्जाम्पल लीजिए और उसे क्या कीजिए? उसे एक्सप्लेन कर दीजिए चुपचाप एग्जाम्पल के साथ। विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना है। लाइक से जैसे सरोजिनी नायडू, जैसे कस्तूरबा, जैसे अनुसुईया बेन पटेल,
जैसे एनी बेसेंट। तो ये सब ने क्या क्या किया वो विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देना है, खत्म कहानी। इतना ही तो करना था और लास्ट में आएंगे हम कंक्लूजन पे। और अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें महिलाओं का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे फ्रीडम फाइट में, उसको एक्सप्लेन करना है। या बस लगभग कितना लिखोगे इसमें, 3.5 लाइन, खत्म, फिनिश। इतना ही तो करना था। तो अब आप आइए वापस और आइए देखा जाए कि क्या क्या आपने पहचाना और कैसे कैसे आपने किया है। देखिए मेन बॉडी इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। मेन बॉडी पे हम लोग बात कर चुके थे और अब कंक्लूजन बता दिया कि आउटलाइन कैसे बनाना है। तो अगर आपने इतना आउटलाइन बना लिया, अगर आपके जहन में इतनी सारी बातें आ गई हैं, तो अब आप जो है इतनी सारी बातों के आधार पे सवाल क्या करेंगे, कर लेंगे। अरे बोलो भाई, कर लोगे ना? अब आप सवाल कर लेंगे, तो इतनी सारी बातों पे आप हर हाल में सवाल कर लेंगे, मुझे ये उम्मीद और आशा है। ठीक, तो ये सभा मैं यहां पे विराम करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले दो बातें कि ये लिख करके आपको मुझे दिखाना है, और ये 4 टाइम 9 345072 पर आपको भेजना है, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। दूसरा जो है, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका रेगुलर मेंस का आंसर राइटिंग आपको कराया जाए, आपके क्वेश्चंस रेगुलर चेक किए जाएं, तो उसके लिए जो है हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। ये मेंटोरशिप जो है यूपीएससी के आंसर राइटिंग के लिए भी है, प्री प्लस मेंस का है, यूपीपीएससी का भी है। अभी जो चल रहा है वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ का भी चल रहा है और बीपीएससी का भी चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लें। मेंटोरशिप जो है हमारा वो पेड प्रोग्राम है। आप अगर चाहें अपने जीवन को सफल बनाना और ठीक से सफलता प्राप्त करना, तो आप मेंटोरशिप में जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए भी आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहां पे यह सभा मैं समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। लगभग जो समय लगा है वो 40-42 मिनट लग चुका होगा मेरे ख्याल से। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। लगभग 1 से 2 सवाल मैं रोज करा दूंगा, रोज, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।